हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार पीसीएस डीडी यानी कि बीपीएससी डीडी। तो आज है हमारा मेंस आंसर राइटिंग का पहला लेक्चर और इस पहले लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हम करने वाले हैं वो है 70th के जीएस 1 और जीएस 2 पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं सो दैट हमको एक फ्रेश आइडिया मिल जाए बिकॉज वो इसी साल कंडक्ट हुआ था अप्रैल मंथ में। सो बिल्कुल लेटेस्ट चीजें ही पूछी गई हैं, उनसे रिलेटेड किस तरीके से फैक्ट्स आते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स को किस तरीके से हमें इनकॉर्पोरेट करके चलना है जीएस 1 के करंट अफेयर सेक्शन एज वेल एज जीएस 2 के पूरे पेपर में, उस चीज को हम ब्रेक डाउन करके आज समझेंगे। और कल से फिर हम जैसे कि मैंने बताया था हिस्ट्री के लेक्चर्स टॉपिक वाइज एंड मीन्स 365 के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं जीएस 1 का पेपर। जीएस 1 में देखिए सबसे पहले बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है एग्जैक्टली कि किस तरीके का पैटर्न होता है। तो टोटल 300 मार्क्स का हर एक पेपर होता है हमारा जीएस 1, जीएस 2 एंड एसए का। टोटल 900 मार्क्स होते हैं जिसके बेसिस पे हमें मेरिट में लिस्ट किया जाता है। ऑलराइट, सेक्शन 1 हमारा हो गया हिस्ट्री का। इसमें एक होता है क्वेश्चन शॉर्ट आंसर जिसमें हमें लिखने होते हैं। 38 मार्क्स का होता है ये, जिसमें हमें 5 शॉर्ट आंसर लिखने होते हैं। इसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन इज ऑफ 38 मार्क्स एंड देन थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे मिस आउट हो गया है, थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ द सेम मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चंस सेक्शन ए के विच इज हिस्ट्री। नाउ कम सेक्शन 2, उसमें अलॉन्ग विद सेम पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन 4 जो है हमारा उसमें हमें 5 शॉर्ट आंसर्स लिखने होंगे, टोटल 38 मार्क्स का बनेगा। फिफ्थ क्वेश्चन 2 ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक करना है 38 मार्क्स एंड सिक्स क्वेश्चन द सेम 38 मार्क्स। तो आपने देख लिया कि टेक्निकली हमें 38 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस करने हैं जिसमें से 4 क्वेश्चन हमारे लॉन्ग होने वाले हैं और बाकी के जो 2 क्वेश्चन है उसमें शॉर्ट आंसर्स हमें लिखने हैं जो कि 5 और 5 टोटल 10 हो जाएंगे। तो 6 क्वेश्चंस के अंडर में जितना हमें दोनों सेक्शन में कवर करके लिखना है वो है 4 लॉन्ग और 10 शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, जीएस 1 में ये हमारा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 हो गया है। लेंदी है आपको अभी लग रहा है, बट सेक्शन जो जीएस 2 होता है, जीएस 2 के पेपर में सेक्शन 3 में भी इतने ही हमें करने पड़ते हैं तो इवेंचुअली वहां पे ज्यादा लिखना पड़ जाता है। यहाँ पे सेक्शन 3 जो है हमारा वो हो जाता है डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये कंपेरेटिवली इजियर फैक्ट पे हो जाता है बिकॉज यू हैव टू सॉल्व एंड कैलकुलेट। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है विद ऑप्शन, उसके बाद ये उसका सेकंड पार्ट है, आपके पास चॉइस है दोनों में से कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एंड देन कम्स द 8 क्वेश्चन। तो ये होता है 72 मार्क्स का। सेक्शन 3 इज ऑफ 72 मार्क्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट 72 मार्क्स होते हैं बिकॉज देयर आर पीपल जो इसमें 70 72 बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं। आपको बस अपनी कैलकुलेशन सही रखनी है एंड कैलकुलेशन करने के लिए हमें इस पेपर में कैलकुलेटर प्रोवाइडेड होता है। यस, आप जो बेसिक कैलकुलेटर है, सिंपल कैलकुलेटर, उसे ले जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि जितने भी लोग डीआई का प्रैक्टिस करते हैं वो डेली कैलकुलेटर को लेकर के ही प्रैक्टिस किया करें। इससे हमारी प्रैक्टिस स्पीड और क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक्स ज्यादा आसान हो जाती हैं। तो चलिए अब यहाँ पे तो सिर्फ सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को ही डिस्कस करना है, तो देख लेते हैं। सेक्शन 1 हमारा हिस्ट्री। ठीक है, पहला क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं। पहला क्या पूछा हुआ, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। तो बीपीएससी जो है अभी पिछली बार से मैं कहना चाहूंगी 69th के टाइम से, बिकॉज दिस वाज द 70th का पेपर, वो काउंसिल्स एक्ट वगैरह भी पूछने लगा। अर्लियर 67 तक काउंसिल्स एक्ट से रिलेटेड सवाल नहीं पूछे जाते थे, बट अब शॉर्ट क्वेश्चंस में डायरेक्टली जो है काउंसिल्स एक्ट पूछा जा रहा है। इसीलिए जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट प्रोवाइड करी है उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट जब आप देखेंगे तो आई हैव मेंशन्ड ऑल द इंपॉर्टेंट काउंसिल्स एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1935, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये सब आपको पता होने चाहिए। देखिए जब इस तरीके से दे देता है टॉपिक कि यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया बस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, आपको ये नहीं पूछा है कि आपको इसके फीचर्स बताने हैं, सिग्निफिकेंस बताना है, क्या बताना है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को डील करना आपके लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। व्हाई? बिकॉज सबसे पहली चीज है कि आपको पता है कि आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देके कुछ पूछा नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर फ्रेम कर सकते हैं। अब आंसर फ्रेम करने में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, वी हैव टू मेक श्योर कि इसका हम एक शॉर्ट में इंट्रो दे देंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 साइड्स आपको प्रोवाइडेड होती है, वेरी स्मॉल शीट्स। शॉर्ट इंट्रो दे दिया, उसके बाद हमने इसके प्रोविजंस डिस्कस कर लिए, उसके सिग्निफिकेंस या आउटकम्स जो रहे। ठीक है, देखिए जब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो वहां हम पॉजिटिव पॉइंट्स लिखते हैं, आउटकम्स में हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें मेंशन करते हैं कि ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है बट इन स्पाइट ऑफ दैट ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती थी। एंड एक लाइन का कंक्लूजन, एक लाइन का कंक्लूजन यहाँ मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जेन्युइनली जब आप आंसर लिखेंगे तो एक लाइन से ज्यादा आपके पास स्पेस बचेगा भी नहीं कंक्लूड करने के लिए। तो इस तरीके से आप हर चीज में, यहाँ पे आपने एक लाइन लिखी, यहाँ एक लाइन लिखी, और इन सब में आपने मान लीजिए 3 पॉइंट यहाँ दे दिए, 3 पॉइंट यहाँ दे दिए, मोर देन इनफ है। वहां पे आपका ब्रेन को तुरंत एक्टिवली वर्क करवाना होता है, मोर देन इनफ है। और सबसे अच्छी चीज होती है अब जब ऐसे क्वेश्चंस में हम फ्लो चार्ट बना करके शो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रोविजंस लिखे,
तो रादर देन एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी प्रोविजन, आपने प्रोविजन लिख करके इस तरीके से एरो बना दिया एंड हम सीधा उसको लिखते चले गए। तो ऐसे बहुत ज्यादा आसानी पड़ जाती है और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इजी हो जाता है, और आपका जो पेज है इवेंचुअली, जो अगर पेज है अगर उसमें आप इस तरीके से बना करके लिख रहे हैं तो पेज भी जल्दी कवर अप हो जाएगा। तो ये भी आइडियोलॉजी रहती है कि पेज ज्यादा खाली खाली ना दिखे, वरना एक होता है ना कि जो चेकर है उसके ऊपर भी इंप्रेशन खराब पड़ता है कि अरे बहुत सारे पेजेस छोड़ रखे हैं, मतलब कम लिखा है। तो ये वाली एक चीज रहती है। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं, रोल ऑफ बिहार इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड सवाल है, लेकिन क्या पूछा हमसे, रोल ऑफ बिहार। तो अब हमें यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये वो सारी चीजें पूरी कहानी नहीं बतानी है। बिकॉज देखिए आप वो पूरी कहानी बताएंगे, ठीक है, आपको शायद 2 नंबर दे दे चक्कर, बट आपको किस चीज पे फोकस करना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन पूछा है रोल ऑफ बिहार। ठीक है, तो हमें बताना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट इस दिन लॉन्च हुआ, उसके बाद उसमें बिहार का क्या रोल रहा। आपने छोटा सा 2 लाइन का एक शॉर्ट इंट्रो दिया। ठीक है, उसके बाद अब आपको सीधा का सीधा जो आपका नेक्स्ट सब हेडिंग आएगा वो यही आएगा, रोल ऑफ बिहार। अब यहाँ पे आप पॉइंटर्स देते हुए 1 2 3 4 जितनी भी चीजें हैं कि रोल ऑफ बिहार क्या रहा और वही उसके आउटकम्स क्या रहे, कि बिहार की तरफ से जितनी भी चीजें हुई क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, जैसे हम लिख सकते हैं कि आजाद दस्ता फॉर्म किया था जेपी नारायण जी ने। ठीक है, उस टाइम पे जो यंग लीडर्स थे उनका बहुत ही ज्यादा जोर शोर से पार्टिसिपेशन रहा। ठीक है, रोल ऑफ वुमेन जितनी भी थी उस टाइम पे लीडर्स, उनका क्या रोल रहा, बिहार से कौन कौन थी। तो ये चीजें आएंगी हमारे, सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान देना है क्विट इंडिया मूवमेंट पे। और फिर हमें एक छोटा सा प्यारा सा कंक्लूजन लिख देना है कि बिकॉज ऑफ ऑल देयर सपोर्ट एक ये सक्सेसफुल मूवमेंट रहा और इसकी वजह से आगे जाकर के हमें वी गॉट द इंडिपेंडेंस वेरी सून इन द कमिंग फ्यूचर। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रख के चलनी है कि वर्ड हमसे क्या पूछा गया। यहाँ पे पूछा गया रोल ऑफ बिहार। ठीक है, तो देखिए जब भी हम पढ़ते हैं तो क्विट इंडिया मूवमेंट या नेशनल मूवमेंट तो हम पूरा पूरा पढ़ रहे हैं, साइमल्टेनियसली जो आपको ध्यान रखना है नोट मेकिंग के टाइम पे कि बिहार का रोल आपको हर जगह पे पता होना चाहिए, भले वो छोटा सा हो भले वो बहुत ज्यादा हो, आपको हर चीजें पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ क्विट इंडिया मूवमेंट है तो अब जब हम नोट मेकिंग करेंगे तो वी विल मेक श्योर कि एनसीएम के टाइम पे बिहार का क्या इंपॉर्टेंस था, सीडीएम के टाइम पे बिहार का क्या इंपॉर्टेंस रहा है, फीमेल रेवोल्यूशनरीज बिहार से कब कब कैसी रही हैं। ठीक है, तो हर एक फेज में हम देखेंगे कि ऑल ओवर इंडिया जो चीजें चल रही थी वो तो चल रही थी, बिहार में क्या चल रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर से एक फर्स्ट का ए के पार्ट जैसा है, संथाल अपराइजिंग। संथाल अपराइजिंग क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या फायदे थे, क्या नुकसान थे, उसकी वजह से क्या आगे चेंजेस आए, ये कुछ भी नहीं पूछा है। इट मीन्स कि ये सारी चीजें हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं दो दो लाइन के। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब आपको सीधा एक टॉपिक पकड़ा दिया जाता है तो दिस बिकम्स वेरी वेरी मच इजियर एंड समटाइम्स डिफिकल्ट आल्सो, बिकॉज संथाल अपराइजिंग ऐसा टॉपिक जिसे हम 38 मार्कर के हिसाब से भी तैयार करते हैं, बट जब उसे हमें एज अ 8 मार्कर करना है तो बहुत ही ज्यादा नैरो डाउन करना होगा। अब इसमें हम छोटा सा मैप भी बना देंगे। ठीक है, राजमहल हिल संथाल का जो रीजन था, इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि कौन से ईयर में हुआ था, कहाँ हुआ था, लीडर्स कौन से थे, इस तरीके से। ठीक है, कॉजेस बता दिए हमने, उसके बाद कोर्स ऑफ इवेंट दे दिया कि कैसे ट्राइबल्स इकट्ठा हुए, उन्होंने किस तरीके से अटैक किया। ठीक है, उसके बाद जो रिटेलिएशन रहा, किस तरीके से मूवमेंट को शांत कराया गया, बस। और इसके आउटकम्स क्या रहे, एंड साथ ही साथ में फिर हम इस चीजों को कनेक्ट कर देते हैं कि किस तरीके से सिद्धू एंड कान्हू जो थे मुर्मू ब्रदर्स, उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड एज अ स्पेसिफिक स्टेट। तो ये चीजें हैं कि मतलब हमने लॉन्ग टर्म जिसे बोलते हैं ना, लॉन्ग टर्म मतलब असेस करके साथ में अटैच कर दिया कि हाँ हाँ ऐसी भी चीजें हुई हैं। तो ये हो गया संथाल अपराइजिंग। उसके बाद सेम अगेन पटना कलम। तो आप देख रहे हैं कि सीधा सीधा आपको दे रखा है, यहाँ पे कुछ इफ बट वाली चीजें ही नहीं है। हिस्ट्री का जो पार्ट है जीएस 1 में, उसकी सबसे ज्यादा स्पेशलिटी बात यही है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ये वो चीजें जो आप एक बार मतलब 2 बार 3 बार लिख लेंगे तो आपके दिमाग में रट जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, आपको पेंटर्स के नाम याद हो जाएंगे, इवॉल्व कैसे हुआ पटना कलम पेंटिंग, कौन कौन से रीजन में पाया जाता था, किस तरीके से कंटिन्यू कराया गया है, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, सिमिलर वही है पटना कलम पेंटिंग। तो पटना कलम का हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे, रीजन देंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरीके से ये मुगल पैटर्नेज से हट करके किस तरीके से ये बंगाल और बिहार की तरफ में एक तरीके से माइग्रेशन हुआ औरंगजेब के टाइम पीरियड के बाद से। ठीक है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट चीजों में। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे दो दो पॉइंट करके भी अगर आप बताएंगे तो भी आपके पेजेस भर जाने। उसके बाद आप पूरा फीचर्स बता देंगे पटना कलम के, हम पेंटर्स के नाम लिख देंगे, कौन कौन से फेमस पेंटर्स है, कौन कौन सी फेमस पेंटिंग्स रही हैं, हम पेंटिंग्स का नाम लिख देंगे। और उसके बाद कंक्लूड करके बताएंगे कि किस तरीके से पटना कलम को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, या इतना पुराना आर्ट है जो बिहार की हिस्ट्री और कल्चर को ग्लोरीफाई करता है ना। तो बस छोटा सा एक पॉजिटिव कंक्लूजन देंगे और आंसर खत्म। इन क्वेश्चंस में खास करके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं इसमें तो सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है, बस आपने वर्ड पकड़ा और बस लिखना स्टार्ट कर दें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न एज। ये देख के हमें बड़ी तकलीफ हुई थी बिकॉज मॉडर्न आर्ट इज समथिंग, मॉडर्न आर्ट हो गया, पाल आर्ट, ये सारी चीजें जो होती है एकदम 38 मार्कर के हिसाब से हम रेडी करते हैं। अब यहाँ पे तो ऐसा है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर मॉडर्न एज इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। इसको नैरो डाउन करना एक आर्ट आपका हो जाएगा, वो एक एस्पिरेंट का आर्ट हो जाएगा कि हम इसे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर को मॉडर्न टाइम पीरियड के। बिकॉज इसमें आप बताओगे स्तूपा का स्पेसिफिकेशन अलग दे सकते हो, हाँ पिलर्स अलग दे सकते हो, उसके बाद जो
राजा प्रसादम यानी कि जो 80 पिलर्ड हॉल था उसके बारे में आप अलग से बता सकते हो। फिर जो स्कल्पचर्स मिले, पेंटिंग्स मिली, बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस था। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वी जस्ट हैव टू नैरो डाउन, कट डाउन ऑल द थिंग्स, और उसको शॉर्ट में करके हमें एक्सप्लेन करके आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न एज में हमने डाल दिया। अब देखिए बात ये है कि अभी आपको लग रहा होगा कि मैं वर्बली सिर्फ बोल रही हूँ, बट जब हम नोट मेकिंग करेंगे देन वी विल टेक ऑन दिस कि किस तरीके से हमको लिखनी सारी चीजें, जब नोट्स बना रहे हैं तो लार्जर फॉर्म में है, बट जब उसे आंसर राइटिंग के फॉर्म में लाते हैं तो उसे कैसे टोन डाउन करके छोटा करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। तो इट इज डिस्क्राइब द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने अलग से मार्क क्यों किए हैं। सबसे पहली चीज तो हमें डिस्क्राइब करना है चंपारण इंडिगो मूवमेंट। तो पूरा चंपारण में क्या प्रॉब्लम थी, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, क्या फैक्टर्स थे, ये सारी चीजें हम मेंशन करेंगे। तो एक पार्ट तो ये हो गया पे हमारे आंसर का। दूसरा आंसर का हमारा पार्ट क्या है, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो अब हमें एक लार्जर पिक्चर पेंट करनी है कि चंपारण जो हुआ वो तो इंडिगो मूवमेंट चंपारण वाले एरिया के जो बिहार के फार्मर्स थे उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहा, जो भी सारी चीजें हुई, बट उसकी वजह से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे क्या लार्जर इम्पैक्ट आया। तो देखिए हमने माइंड में पहले डिवाइड कर लिया कि हमें आंसर को दो फॉर्मेट में लिखना है। पहले तो हम चंपारण मूवमेंट को लेकर के पूरा इंट्रोडक्शन देंगे, उसका बताएंगे बैकग्राउंड, फिर उसके बाद क्या क्या फैक्टर्स रहे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, कोर्स ऑफ इवेंट्स क्या थे। देन वी विल गिव अनदर सब हेडिंग जहां पे आएगा इम्पैक्ट्स ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। 2 पेज में फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और फिर फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि किस तरीके से चंपारण इज कंसिडर्ड एज अ वाटरशेड मूवमेंट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी है। ठीक है, सिर्फ नोट मेकिंग नहीं करनी है, नोट मेकिंग करनी है, समझने तो चीजें असेस हो जाएंगी, बट आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है कि उसकी डिमांड क्या है। वो चाहते तो सिर्फ और सिर्फ चंपारण इंडिगो मूवमेंट लिख सकते थे, तो आप जैसे यहाँ पर दे दिया संथाल अपराइजिंग, यहाँ पे आपका फ्री विल है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको इम्पैक्ट पे भी उतना ही फोकस करके चलना है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे अभी तक जितने हमने क्वेश्चन देखे इसमें से कुछ भी आउट ऑफ द ब्लू वाला टॉपिक नहीं था, सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, लिखे हुए हैं, जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराया है लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में। नेक्स्ट है, हाउ फार द ब्रिटिश पॉलिसी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, एक्सप्लेन। अब हमें एक्सप्लेन करनी है ब्रिटिश की पॉलिसीज। तो अब हमें वेरियस ब्रिटिश पॉलिसीज, जितनी भी सारी उस टाइम पे कोर्स ऑफ इवेंट जो भी रहे हैं ब्रिटिश पॉलिसीज के, कि फॉर एग्जांपल कर्जन के टाइम पर ये पॉलिसी आई थी, लिटन के टाइम पे ये पॉलिसी आई थी, इसकी वजह से इंडियन नेशनल मूवमेंट पे कैसे कैसे प्रभाव पड़ते चला गया और चीजें चेंज होती गई। तो आईएनसी स्टैब्लिश होने से पहले क्या पॉलिसीज थी जिसकी वजह से आईएनसी को स्टैब्लिश करना पड़ा 1885 में, उसके बाद फिर क्या पॉलिसीज रही कि आईएनसी के अंदर मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट के अंदर चेंजेस आए। ठीक है, नेशनल मूवमेंट का जो टाइम पीरियड था वो बदलता चला गया, एक मॉडरेट फेज था, एक एक्सट्रीमिस्ट फेज था, फिर गांधीयन फेज था। तो उन सारे फेजेस के पीछे के जो फैक्टर्स थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश पॉलिसीज से इंस्पायर्ड थे। तो उन ब्रिटिश पॉलिसीज को हमें लिस्ट डाउन करना है। तो एक एक करके सारी पॉलिसीज को लिस्ट डाउन करेंगे, जितनी चीजें आपको याद आती जाती हैं। ऑब्वियसली जब एग्जाम सेंटर में होते तो सब तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर किस तरीके से उन्होंने नेशनल मूवमेंट को एक मतलब दिशा दी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि रॉलेट एक्ट था, तो रॉलेट एक्ट ब्रिटिश की एक पॉलिसी थी, उस पॉलिसी की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा, किस तरीके से वो एक लार्जर मास स्ट्रगल में फॉर्म हुआ, एक ऑल इंडिया लेवल का स्ट्रगल पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ इंडिया में। तो वही है, सॉल्ट पॉलिसी जब थी उसकी वजह से हमारा सीडीएम मूवमेंट लॉन्च किया गया था। इस तरीके से हमको चीजों को बैलेंस आउट करके चलना है। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज एग्जामिन द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। नाउ दिस इज अ वेरी फेमस फेवरेट क्वेश्चन ऑफ बीपीएससी, जो कि हमेशा से पूछा गया है। आप बीपीएससी पीवाईक्यू अगर मेंस का उठाएंगे तो आप देखेंगे कि वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ बीपीएससी। दिस हैज बीन आस्क्ड हर साल ऑलमोस्ट। तो ये एक ऐसी चीज है जिसे हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रख लेना है। अब एक्सपेंशन बताया है, अब पूछा है फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। अब मिड 19th सेंचुरी हमारी क्या हुई, ये हुई हमारी 1850 ऑनवर्ड्स, हमको बेसिकली बताना है। ठीक है, तो मोर और लेस जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था उसके बाद से जो चीजें धीरे धीरे चेंज आते गई कि पहले कौन से स्कूल्स एस्टैब्लिश हुए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कूल्स एस्टैब्लिश हुए, फिर गर्ल्स के लिए स्कूल एस्टैब्लिश हुए, उसके बाद यूनिवर्सिटीज बनी, कॉलेजेस बने। तो इसमें हमारे सारे मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड पूछा है। तो ऑनवर्ड में हम पूरा टिल इंडिपेंडेंस जितनी भी सारी चीजें थी उनको हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिस्ट डाउन करते जाना है, एक्सपेंशन बताते जाना है कि किस तरीके से प्रभाव पड़ता चला गया, इम्पैक्ट होता गया, लोग इंस्पायर होते गए और एजुकेशन बिकेम इम्पोर्टेंट, एंड किस तरीके से वो एक्सपैंड होता चला गया बिहार में, कि पहले एक स्कूल खुला, फिर 2 स्कूल और खुले, फिर गांधी जी ने भी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स कराए, उसके बाद इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल खुला, गर्ल्स एजुकेशन के लिए गर्ल्स स्कूल खुले, यूनिवर्सिटीज ओपन हुई। ठीक है, पीएमसीएच बना। अब देखिए जब पीएमसीएच लिखेंगे तो उसके बाद हम कहीं ना कहीं उसे बता सकते हैं कि ठीक है, इट इज कंप्लीटेड 100 ग्लोरीफाइंग ईयर्स दिस ईयर। तो यही चीजें हैं
जिसे हमें बस क्या मेंटेन करके चलना है, मेक श्योर करना है कि क्रोनोलॉजी हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो बहुत ही आराम से ये वाला जो क्वेश्चन है, बिल्कुल ये केक वॉक वाला सवाल है, बहुत अच्छे से हो जाता है। बस बशर्ते बात ये है कि आपको ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट पता होने चाहिए स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के बिहार में। ठीक है, देखिए सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, असेस द कंस्ट्रक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। अब कंस्ट्रक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, इतनी सारी चीजें उन्होंने करी हैं। जब हम महात्मा गांधी को एज अ पर्सनालिटी कवर करते हैं तो उसमें उनका कंस्ट्रक्टिव वर्क्स का एक पार्ट आ ही जाता है। तो अब हमें लाइन से बताते चले जाना है कि जब गांधी जी इंडिया आए, ठीक है, उसके बाद उन्होंने किस तरीके से कंस्ट्रक्ट, इंडिया आने से पहले का भी जो साउथ अफ्रीका में थे वो वाली चीजें भी हम बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है कि उनके कंस्ट्रक्टिव वर्क सिर्फ इंडिया में बताने हैं या फिर ब्रिटिश एरा के टाइम पीरियड के बताने हैं। यहाँ पे आपको एक ओपन एंड दे रखा है कि असेस करना है कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो जो जो महात्मा गांधी जी ने काम किए, चाहे वो विलेज रूरल डेवलपमेंट को लेकर के था, या फिर स्कूल्स, हाइजीन, इन सारी चीजों को लेकर के, या विमेन डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी चीजें थी, क्या उनकी आइडियोलॉजीज थी, वो सारी हमको मेंशन करनी है और उसको एक असेस करना है। ठीक है, असेस करने का मतलब क्या होता है कि क्या सही था, क्या गलत था, किसका क्या असर पड़ा। ठीक है, तो इसमें हम दोनों ही चीजें लेकर के चलेंगे। ठीक है, इसमें अनटचेबिलिटी वाला भी फैक्टर आ जाएगा। सारी चीजों को कवर करते हुए ये वाला क्वेश्चन जो है हो जाएगा। ये बेसिकली हमें बहुत ज्यादा ओपन एंड दे रहा है, तो हम काफी वास्ट इसमें जा सकते हैं। बट जब पेपर लिखना होता है और एक टाइमली मैनर में हमें उसे कंप्लीट करना होता है, तो वी टेंड टू फॉलो वो वाली चीजें जहां पे हमसे अगर 4 चीजें पूछी तो हम 4 चीजें बता करके खत्म करते हैं, सो दैट पेपर हमारा टाइमली कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 1। अब सेक्शन 1 हिस्ट्री, इसमें से कुछ भी ऐसा अनोखा नहीं है जो पहली बार पूछा गया हो या इससे एक्सपेक्टेड नहीं था। सारे ही सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके ऊपर हम नोट बना चुके होते हैं, हम आराम से आंसर राइटिंग भी कर चुके होते हैं, एंड नथिंग न्यू हैज बीन आस्क्ड इन द हिस्ट्री सेक्शन। तो इट इज अ वेरी कन्वेंशनल पेपर, GS1 का एटलीस्ट सेक्शन 1 जो वाला पार्ट है, कि आप इसे बहुत आराम से कर सकते हैं और इसमें हमें ट्राई करना है कि मैक्सिमम स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो हम जब करेंगे तो हम भी इसी तरीके से सारे के सारे जो रिवोल्ट थे, जो पेंटिंग्स थी, आर्ट एंड कल्चर है, पर्सनालिटीज हैं, यहाँ पे तो सिर्फ गांधी जी से रिलेटेड पूछा गया है, बट वी ऑल्सो ट्राई टू कवर रविंद्रनाथ टैगोर, बिकॉज PYQs में पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी होगी। और इसके साथ अब थोड़ा सा है क्योंकि BPSC इवॉल्व हो रहा है, तो इसमें हम इंक्लूड कर देते हैं JP नारायण जी को, राजेंद्र प्रसाद जी को, ये सारे सुभाष चंद्र बोस जी को, इन सब पर्सनालिटीज को भी हम एक एक करके डील करेंगे। ओके, अब आ जाता है हमारा सेक्शन 2। व्हाट इज द सेक्शन 2 इज करंट अफेयर्स। ठीक है, बुलाता कहलाता वो करंट अफेयर्स है। अब उसमें इंक्लूड क्या क्या हो रहा है आप वो देखिए। आपको लगेगा GS1 में करंट अफेयर्स बोला है ना, तो मैं इस पे क्यों ध्यान दूं, पॉलिटी पे क्यों दूं, इस पे क्यों दूं। बट जब आप पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि करंट अफेयर्स इंक्लूड्स एवरीथिंग, जिसके लिए मेरा बेस्ट सजेशन जो रहता है वो होता है मेंस 365 की मैगजीन्स को कवर करना, क्योंकि वो बहुत होलिस्टिक मैनर में पूरा का पूरा कंटेंट कवर होता है। अब देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन है। अभी तक देखिए GS1 आपने देखा तो ये इतने से में शुरू हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे GS2 के जो GS1 के सेक्शन 2 के ही जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी इतने बड़े बड़े लेवल पर दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ यूनिटी एंड कोलिशन पॉलिटिक्स ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज आफ्टर द डिफीट ऑफ आम आदमी पार्टी इन दिल्ली असेंबली इलेक्शंस 2025। तो ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था ऐसे इलेक्शन मोड में क्वेश्चन को टारगेट किया गया है। तो अब हमें बताना है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हार गई है, ये तो उन्होंने बता दिया। ठीक है, अब ये नहीं लिखना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सिर्फ ये बता देना है कि हाँ आम आदमी पार्टी हार गई है, एनडीए गवर्नमेंट जीत गई है, वहां पे नई CM इलेक्ट हो चुकी है। अब डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ यूनिटी एंड कोलिशन पॉलिटिक्स। तो जो इंडिया अलायंस है, ठीक है, जो कोलिशन पॉलिटिक्स है, उनका डायरेक्शन अपोजिशन पार्टीज का क्या है और क्या होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही चीजें, क्योंकि हमें डायरेक्शन तो बताना ही है कि उनके क्या क्या डिसीजन रहे हैं, बट अब उन्हें आगे क्या करना होगा टू गेन द पॉपुलैरिटी और टू गेट बैक इन पावर। तो ये चीजें हमें यहाँ डिस्कस करनी है। अब ये ऐसा सवाल है जिसको आप स्पेसिफिकली तो कहीं नहीं लिख करके पढ़ करके रखे होंगे, दिस इज समथिंग जो रेगुलर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। एज वेल एज लक्ष्मीकांत में जब हम देखते हैं कि कोलिशन पॉलिटिक्स की चीजें क्या क्या होती हैं, वहां पे ये पार्ट आ जाएगा। बस उन्हीं दोनों चीजों को मिक्स एंड मैच करके अपना एक फेयर मैनर का पॉइंट ऑफ व्यू, बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा नहीं है कि एक पार्टी की तरफ से एक तरफा बोल रहे हैं और एक तरफा लिख रहे हैं, एक बैलेंस डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू हमें यहाँ पे देना है। ठीक है, और ऐसी चीजें हैं जो आपको मैगजीन्स में मिलती हैं, ऐसी चीजें हैं जो आपको डेली न्यूज़पेपर जब आप करते हैं तो एडिटोरियल्स में मिलती हैं। उसके बाद है रशिया यूक्रेन वॉर हैज कंप्लीटेड 3 इयर्स। तो देखिए 3 साल से BPSC रशिया यूक्रेन पूछ ही रहा है। थ्रोइंग लाइट ऑन द कॉजेस, ठीक है, कॉजेस बताने हैं ऑफ दिस वॉर, डिस्कस इट्स इफेक्ट्स ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो अब आपको देखिए बहुत आसानी से 2 टॉपिक मिल गया है, सब टॉपिक जिसके बारे में आपको लिखना है। पहली चीज तो आपको थोड़ा सा इंट्रो में बता देना है कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, क्यों चल रहा है।
उसके बाद कॉजेज बताने, तो कॉजेज की सब हेडिंग डाली, पेजेस पे कॉजेज लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग सब हेडिंग डालेंगे हम इफेक्ट्स की। इफेक्ट क्या होगा? वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे। तो रशिया यूक्रेन वाला मसला आया था जो हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई ट्रेड पे असर पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। माइग्रेशन वाले इशू हैं, जो इंडियन सिटीजन ओवरसीज रह रहे हैं उनके लिए किस तरीके से प्रॉब्लमेटिक है। तो बस यही सारी चीजें हैं इफेक्ट्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, ठीक है। लार्जर जो जियो पॉलिटिकल पिक्चर है उसको हमें प्रेजेंट करना होगा कि किस तरीके से उस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, शिपमेंट वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, मेजर लॉसेस हो रहे हैं कंपनीज को, चीजें महंगी हो रही हैं। बस यही सारी चीजें लिखनी है और ये हो गया पेपर। तो इस देखिए, अब इसको करने के लिए आपको सोलली क्या पढ़ना है? न्यूज़पेपर आप वैसे ही डेली पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में आपको डेली कुछ ना कुछ चीजें मिल रही है कि रशिया यूक्रेन वगैरह की वजह से ये चीज में प्रॉब्लम आ गई है, तो बस वही लिखना है हमें, ठीक है। अब जब हम इफेक्ट्स लिखते हैं, हाँ एक और चीज, इफेक्ट्स वाले वर्ड पे मैं आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि इफेक्ट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो हम बता सकते हैं कि भाई नेगेटिव इफेक्ट तो ये पड़ रहा है, बट पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? तो पॉजिटिव इफेक्ट वाली चीजों को भी देखिए कि लोग मार्केट स्विच कर रहे हैं, कि यूक्रेन और रशिया से ना लेकर के कहीं और से बाय किया जा रहा है, तो वहां की गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है। या फिर हमारे इंडिया में वैसे भी चल रहा है कि हम इंडिजीनियसली चीजों को डेवलप करेंगे, तो वो एक एडवांटेज है। तो इफेक्ट्स आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब 8 नंबर में आप कितनी चीजों को मेंशन करके इनकॉर्पोरेट करके लिख पाते हैं, वो आपका टैलेंट है। अब उसके बाद मच एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ये इस बार का, क्योंकि महाकुंभ का हम लोगों को पता था, इतना ज्यादा न्यूज में था ऑल ओवर द प्लेस पूरा, कि आना ही आना है। तो क्या पूछा है? महाकुंभ फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। पूरा इन्होंने बता दिया कि 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक चला। हाउ वाज दिस फेयर अ सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर, रिलीजियस फेथ एंड सोशल हार्मनी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो नाउ यू हैव गॉट 3 सबटाइटल्स अपने ही क्वेश्चन से, कि सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर किस तरीके से था, रिलीजियस फेथ और सोशल हार्मनी किस तरीके से। तो हम बहुत आराम से चाहे तो इन तीनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, चाहे तो तीनों को 3 सब पॉइंट्स करके लिख सकते हैं। ऐसे में क्या है, स्पेस भी ज्यादा यूज होगा, डिफरेंट पॉइंट्स बन पाएंगे, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा आपका आंसर। तो क्या करना है, हमें वही बताना है। तो जब हम महाकुंभ फेयर से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल विजन 365 कर रहे हैं, मेन 365 वाला पार्ट, तो उसमें सारी चीजें मेंशन है कि भाई इतने सारे एप्स डेवलप हुए हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से इतने सारे लोग आए हैं, इस तरीके का सिक्योरिटी मैनेजमेंट हुआ है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं कि थे कि जब वहां पे भगदड़ मची थी तो भी कितने सारे लोगों ने हेल्प करी थी। इवन जो नॉन मुस्लिम, सॉरी नॉन हिंदू कम्युनिटी वहां के जो लोग थे, उन्होंने भी कितनी ज्यादा हेल्प करी थी। तो किस तरीके से ये इंडिया को एज अ, जैसे बोलते हैं ना, वासुदेव कुटुंबकम का जो है, अब आप इसमें एक वर्ड लिख देंगे, वासुदेव कुटुंबकम को ये पोर्ट्रे करता है। तो ये सारी चीजें आपके आंसर को और ज्यादा एनरिच करती हैं, और एग्जाम्पल्स के साथ आपने बता दिया और ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है, थ्रो डिटेल्ड लाइट ऑन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस इन बिहार। ठीक है, कास्ट बेस्ड सेंसस अनदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पिछली बार 69 में भी पूछा गया था, 78 में भी पूछ लिया गया है। तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या बताना है, नीड बतानी है कि जरूरत क्यों है, और इसके फायदे क्या क्या होंगे। 2 सब टॉपिक्स आपको मिल गए हैं, कास्ट सेंसस इन बिहार कब हुआ था, कब कंडक्ट कराया गया, क्या क्या उसके आउटकम थे, थोड़ा सा आपने शॉर्ट में बता दिया। उसके बाद बताइए कि जरूरत क्यों है, और उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कि इससे क्या फायदे होंगे। और जब हम ऐसे क्वेश्चंस को कंक्लूड करते हैं, तो कंक्लूजन में छोटा सा पार्ट ये भी डाल देते हैं कि हालांकि इससे ये साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, बट अगर ये एक प्रॉपर मैनर में, एक डिग्निफाइड मैनर में, एक लार्ज पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए, तो ये बेनिफिशियल हो सकता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज ऑफ द पीपल ऑफ बिहार एंड India as a country as whole, because other states are also taking inspiration from the caste based survey that happened in Bihar. तो इस तरीके से हम चीजों को कंक्लूड करके मतलब एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। अगला है, एनालाइज लॉजिकली व्हाट द फ्यूचर ऑफ यूएसए विल बी एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल अंडर द लीडरशिप ऑफ न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का तो ऐसा चल रहा था कि एवरी डे जब हम मीन्स की प्रिपरेशन कर रहे थे 70th की, तो आज कुछ कहा है, कल कुछ कहा है, आज इधर टैरिफ, आज उधर रोक, आज ये नया रूल, आज यहाँ से हम वॉकआउट कर रहे हैं, आज हमने पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी बंद कर दी। तो इनका तो डेली कुछ ना कुछ चल ही रहा था। अब हमें इन्हें एनालाइज करना है, ठीक है, कि जो भी इनकी हरकतें रही हैं उससे यूएसए पे नेशनल लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब इंटरनली यूएसए के ऊपर इकोनॉमी जो है उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है, एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि यूएस जो एक सुपर पावर है उसका क्या इंप्रेशन पड़ेगा जो भी वो अपनी पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं अंडर डोनाल्ड ट्रंप। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की जितने भी डिसीजंस हैं उससे लार्जली जियोपॉलिटिकली क्या इफेक्ट पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पे, और उनके अपने यूएस सिटीजन्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो बस यही 2 चीजें हमें इसमें पॉइंट आउट करके लिखनी है। तो आप देख रहे हैं कि इन क्वेश्चंस में से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको स्पेसिफिकली फीड करा के पढ़ाया जा सके। ये वो चीजें हैं जो आप बेस्ट आंसर तब लिख पाएंगे जब आपको डेली करंट अफेयर से अक्वेंटेड है, यू आर फेमिलियर विद व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, तभी ये चीजें हो पाएंगी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स होता है एडिटोरियल ऑफ न्यूज़पेपर्स, क्योंकि वहां पे ये मुद्दे हर दूसरे दिन डिस्कस हो रहे हैं। इसके लिए कोई अलग से आपको नोट्स कहीं से खरीदने, ये करने वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका भी एक कहीं ना कहीं से पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमें इन्वेस्ट करना होता है आंसर्स में, ठीक है।
तो ये हो गए हमारे शॉर्ट आंसर। तो यूजुअली क्या होता है कि जब हम करंट अफेयर्स कर रहे होते हैं ना, तो हम पूरा का पूरा फोकस आईआर पे कर रहे होते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आईआर से कितने क्वेश्चन आ गए हैं। तो यूएस का एक बेसिक क्वेश्चन पूछा है, रशिया यूक्रेन पूछा है। अब हम लोग ने खुद प्रिपेयर किया था 70th के टाइम पे कि इंडिया बांग्लादेश भी कर रहे हैं, इंडिया नेपाल भी कर रहे हैं, इंडिया चाइना कर रहे हैं, इंडिया मॉलडीव्स कर रहे हैं। तो इतनी सारी जरूरी नहीं है कि बायलैटरल रिलेशंस पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, बट जो ये डेली चीजें हैं जो सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स में अवेलेबल है, बिकॉज इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए न्यूज में रहा होगा। दिस इज समथिंग जो ऑल ओवर द प्लेस था थ्रू आउट, चाहे वो दिल्ली असेंबली इलेक्शंस हो, रशिया यूक्रेन वॉर तो चल ही रहा है इतने टाइम से, महाकुंभ हो गया, कास्ट बेस्ड सेंसस इन बिहार, एंड यूएसए में जब से डोनाल्ड ट्रंप री इलेक्ट होकर के आए हैं। अब हमारे अगले क्वेश्चंस हैं, तो करंट अफेयर्स का ही पार्ट है ये। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। एक्सप्लेन द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन दिस रिगार्ड। Also explain with examples with what changes will it bring into the Indian society on social, cultural, religious and legal basis. They have provided you 4 subtopics जिसपे आपको बताने हैं, चेंजेस डिस्क्राइब करने हैं एग्जांपल्स के साथ। उससे पहले आपको एक्सप्लेन करना है पूरा यूसीसी क्या होता है। अब यहाँ पे ये करंट अफेयर से ज्यादा पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी और जिसे हम कहते हैं सोशल इश्यूज को कंबाइन करके ये सवाल बना दिया गया है, क्योंकि करंट अफेयर्स में टॉपिक था कि उत्तराखंड ने इंप्लीमेंट कर दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आपको यहाँ पे उसके पूरे प्रोविजन बताने पड़ेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरीके से हमारे जो फोरफादर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने इसे किस आइडियोलॉजी के साथ इनकॉर्पोरेट किया और उसे किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया कि ये क्यों जरूरी है इंडिया के लिए। उसके बाद उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है, ठीक है, कब कब इसने पास किया, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। फिर हमें एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या चेंजेस लाएगा ये सोसाइटी में। तो पहली चीज तो हमने एक्सप्लेन जब किया यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो हमने सारे इसके प्रोविजंस भी बता दिए कि उत्तराखंड ने जब इसे लागू किया है तो ये फला फला प्रोविजंस है। अब ये जो फला फला प्रोविजंस है ये मिलेंगे कहाँ, ये मिलेंगे मेंस 365 में। कोई आप देख सकते हैं मेंस 365 जिस टाइम पे ये अप्रूव हुआ था उत्तराखंड का, आराम से क्लियरली यूसीसी के ऊपर पूरे पॉइंटर्स आपको गिवन होते हैं। कुछ नहीं करना है, उसी मेंस 365 को पढ़ना है, उसी से नोट्स बनाने हैं और उसी की नॉलेज को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके आंसर प्रेजेंट कर देना है। सो मेंस आंसर राइटिंग इज नॉट ऑलवेज एक सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से, इट इज ऑलवेज इंटीग्रेटेड, इंटरलिंक्ड विद अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन था डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन में हमारे ऑप्शन गिवन है वो है डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस गवर्निंग प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया। तो इन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया है, देखिए पॉलिटी का सवाल है, लक्ष्मीकांत से ही मिलेंगे आपको इसके प्रोविजंस कि आर्टिकल 356 के रूल्स एंड प्रोविजंस क्या है। तो सबसे पहले हमें वो डिस्कस करने हैं, गिविंग रीजंस फॉर द इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर, ठीक है। तो अब फिर उसके बाद ये कंप्लीटली करंट अफेयर्स बेस्ड हो गया कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा, क्या रीजंस रहे, क्या उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी, सिचुएशन क्या थी, क्या मशीनरी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रोक डाउन हुआ है, जो भी आपस में लोगों में दो कम्युनिटीज के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, एंड इसके साथ में ऑल्सो इवेल्युएट इट्स इफेक्टिवनेस इन द प्रेजेंट टाइम्स, ठीक है। इफेक्टिवनेस भी बतानी है, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट रूल किस तरीके से इफेक्टिव है, कहाँ कहाँ पे वो पॉजिटिवली काम करेगा अगर आज की डेट में किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है, और कहाँ कहाँ पे वो नेगेटिवली काम करेगा कि प्रेसिडेंट रूल लगने से क्या प्रॉब्लम आती है, क्या नहीं आती है, किस तरीके से जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, उसके साथ पॉलिटी का भी पूरा पूरा रिवीजन प्लस नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जीएस 1 का पेपर देने जा रहे हैं तो पॉलिटी अभी टच नहीं किया, नहीं, पॉलिटी हो, करंट अफेयर्स हो, ये सारी चीजें आपको क्यूमुलेटिव मैनर में एक साथ पढ़नी है और उसके साथ फिर एग्जाम को अप्रोच करना है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन में जो दोनों ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन क्या है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। वेरी वेरी मच एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इट वाज, वन नेशन वन इलेक्शन सभी लोग हम लोग कर रहे थे, इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड कि आएगा ही आएगा, ठीक है। तो डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट, तो पूरा वन नेशन वन इलेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, विजन की मेंस 365 या कोई सी भी रेगुलर की मंथली मैगजीन भी होती है विजन की, इतने ब्यूटीफुली उन्होंने हर एक डायमेंशन को कवर किया है कि कौन कौन सा कमीशन इसके लिए फॉर्म हुआ था, कौन से चेंजेस इंट्रोड्यूस होंगे, कौन से आर्टिकल्स में चेंजेस आएंगे, कौन से न्यू आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस होंगे, क्या पॉजिटिव होगा इसका, क्या नेगेटिव होगा, ईच एंड एवरीथिंग इज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड इन द मैगजीन, ठीक है। तो पहले तो डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट क्या, तो पूरा कॉन्सेप्ट बताया हमने, उसके बाद उसकी इंप्लीकेशंस ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। अब फेडरल स्ट्रक्चर के फीचर्स क्या होते हैं पहले तो वो याद होने चाहिए इसके लिए, ठीक है। दिस अगेन कनेक्ट्स टू द पॉलिटी। तो अगर आप देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन मान लो अगर आपको करना है, तो एक आपने 356 वाला कर लिया और एक आपने फेडरल स्ट्रक्चर और वन नेशन वन इलेक्शन कर लिया, तो ये तो पूरा पूरा पॉलिटी का ही पार्ट है, ठीक है। आधा क्वेश्चन तो ये हो गया जहां पे हमें बताना है कॉन्सेप्ट क्या है और उसके इंप्लीकेशन क्या होंगे। बाकी का जो सेकंड हाफ पोर्शन है क्वेश्चन का, वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि पोटेंशियल एडवांटेजेस
एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज एनालाइज। तो इन्होंने तो देखिए आपको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ब्रेक डाउन करके खुद ही क्वेश्चन दे दिया, आपको खुद कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको सीधा पॉइंट्स पकड़ने हैं कि पहले हमें कॉन्सेप्ट बताना है, फिर उसके इम्प्लीकेशन बताने हैं फेडरल स्ट्रक्चर पे, फिर सीधा एक सब हेडिंग जाएगी पोटेंशियल एडवांटेजेस की, एक डिसएडवांटेजेस की, और इसके साथ में हम उसको एक अच्छा सा वे फॉरवर्ड के साथ आंसर को कंक्लूड कर देंगे, हो गया, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। 38 मार्कर जो होते हैं ना उसमें हमें जितनी ज्यादा डायमेंशन गिवन हो हमारे लिए उतना अच्छा हो जाता है, सो दैट कि बहुत ज्यादा अपने दिमाग से नहीं हमें सोचना पड़ता कि क्या डायमेंशन डाले क्या नहीं डाले, सब चीज तो यहाँ पे गिवन है। और इसके ऑप्शन में क्या दिया था, throwing light on the increasing women participation in Indian politics and society and the Women's Reservation Act। तो बेसिकली नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया था 2023 का, उसके ऊपर हमें बताना है कि इंक्रीजिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इंडियन पॉलिटिक्स सोसाइटी में किस तरीके से होगा। ठीक है, एनालाइज द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इंडियन सोसाइटी ड्यू टू इट्स इंप्लीमेंटेशन। तो पहली चीज तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में हमने बता दिया कि किस तरीके से डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, कितना परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन जो है वुमेन का बढ़ चुका है, और बाकी का उसको आगे बढ़ाने के लिए ये 33% वुमेन रिजर्वेशन सिस्टम हम लेकर के आए हैं। उसके बाद हमें एनालाइज करना है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चेंजेस। तो 3 सब हेडिंग्स आपको मिल गई, 3 सब हेडिंग्स मतलब 3 पन्ने पेपर के एक तरीके से, ठीक है, जो आपका आधा आंसर को कवर करा दे रहे बहुत आराम से, कि सोशल चेंजेस क्या क्या फर्क पड़ेगा विमेन के ज्यादा रिप्रेजेंटेशन से, इकोनॉमिक क्या पड़ेगा, पॉलिटिकल क्या पड़ेगा। ठीक है, सारी चीजें, ये जो सारे डायमेंशन है आपको बहुत ज्यादा इधर उधर से खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट में, या तो विजन फॉलो कर लो या तो दृष्टि फॉलो कर लो, दोनों ही चीजों में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। क्योंकि जब आप सर्च करेंगे ना नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, उसके आगे यूपीएससी या बीपीएससी डाल करके, तो ये जो कोचिंग वेबसाइट्स की आप देखते हैं साइट्स खुलती हैं, इनके पास में जो कंटेंट होता है वो डायरेक्टली पूरी चीज को डिस्क्राइब कर रहा होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, सोशल एलिमेंट्स, पॉलिटिकल एलिमेंट्स, इकोनॉमिक एलिमेंट्स, सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो आपको करना क्या, आपको इन ऐसे ही आगे अभी इस साल के बाकी के जो एक्ट्स पास हुए हैं, जैसे वक्फ का बिल पास हुआ है, तो उन सारी चीजों के भी प्रोविजंस को इसी तरीके से नोट करके रखना है कि उसके क्या पॉजिटिव्स होंगे, क्या नेगेटिव्स होंगे, सोसाइटी के ऊपर क्या चेंजेस पड़ेगा, ठीक है, आगे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, उसके प्रोविजंस क्या है, बस यही सारी चीजें तो हैं। इसी का मैं बोल रही हूँ कि आप नोट बना करके रख लो, और अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो बस उठा करके पुटअप करके आंसर लिख के आ जाना है, कुछ अनोखा काम थोड़ी करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 2 करंट अफेयर्स। अब लास्ट जो है सेक्शन 3 जो है कि डीआई, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो देखिए डीआई के लिए मैंने आपको दी है, एलके झा सर की बुक है, वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के हेवी क्वेश्चंस पूरा प्रैक्टिस कराती है। अभी आपके पास सफिशिएंटली टाइम है, डेली अगर आधा पौना घंटा भी बैठ करके आप डीआई बना रहे हैं, इट्स लाइक 2 डीआई अ डे इज मोर देन इनफ फॉर योर प्रैक्टिस। तो बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे पीवाई की उसके डीआई उठा लो और साथ साथ में एलके झा सर की बुक कर लो, तो बस और कुछ करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जीएस1 का पूरा एनालिसिस हो गया। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जीएस1 जीएस2 हम एक लेक्चर में कवर कर लेंगे, बट ये थोड़ा सा मतलब बड़ा हो गया है, सो आई विल बी कवरिंग जीएस2 दूसरे लेक्चर में। तो जीएस2 एनालिसिस हम उसके साथ पोस्ट करेंगे, एंड ये जीएस1 एनालिसिस था। प्लीज कमेंट डाउन करके मुझे बताइए कि आपको समझ आ रहा है जिस तरीके से मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रही हूँ या आपको ब्रेक डाउन करके बता रही हूँ क्वेश्चंस को, तो इज इट हेल्पिंग यू, बिकॉज ये फीडबैक्स मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आगे के लेक्चर्स जो है वो आपको समझ आने चाहिए, इसलिए मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड जॉइन माय टेलीग्राम चैनल बिहार पीसीएस दीदी। एंड कुछ भी डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और ऑन टेलीग्राम और एट ईमेल। एंड टिल देन अच्छे से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, सी यू, बाय।